बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दरवाज़े पर होती दस्तक पर मैं जागा तो मामूल के मुताबिक फजर की अजानें हो रही थी और मेरा मालिक मुझे काम के लिए बुलाकर चला गया था। मैंने उठते हुए भरपूर अंगड़ाई ली और तब मेरी नज़र अपने कमरे में मौजूद उस कमसन खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की बहुत सुकून से सो रही थी। मैंने भी उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि मैं जानता था वो रात भर मेरी खातिर ही थकती थी। उस लड़की की खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी वजह से मैं अपने दिन भर की थकन आराम से उतार लेता था और अब तो उस लड़की की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही आराम तलब हो गया था। मुझे उसके वजूद की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैं ये तहजीब भी भुला चुका था कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। वो मेरी महरम नहीं थी, ना ही मेरा हक बनता था। मैं उस लड़की को यूँ अपने कमरे में बंद रखता, मगर वो लड़की अब मेरी मजबूरी और ज़रूरत बन चुकी थी। और एक सच तो ये था कि मेरी नीयत उस लड़की को देखते ही ख़राब हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और अपने हालात से मजबूर होकर मेरे पास कैद पड़ी थी। मैं इतना बेहिस था कि मुसलसल कई रोज़ से उस मजलूम लड़की का फ़ायदा उठा रहा था। वो शाम होते ही मेरी सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेती। रात को देर तक मेरी खिदमत करते हुए वो लड़की थकन से बेहाल हो जाती थी, मगर मुझे इनकार नहीं करती थी और मेरे सुकून के लिए सर झुकाए रखती थी। मुझे उस पर कभी कभी तरस आता और मुझे एहसास होता था कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे मेरा ज़मीर भी मलामत करता था कि मैं उस मासूम लड़की की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, मगर हर बार रात होते ही मैं अपने ज़मीर को थपक कर सुला देता। मुझे बस अपना आराम चाहिए था। मैं कानून या इस्लाम को नज़रअंदाज किए रहा था। मैं ये जानकर भी अनजान बन रहा था कि वो कम उम्र नाजुक सी लड़की थी और मैं उस पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालने लगा था। मेरी इस बेहिसी की वजह से वो दिन होने पर सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रह जाती थी। बदले में मैं उसे एहसान लगाकर 3 वक्त का खाना दे रहा था और इसके अलावा उसकी किसी ज़रूरत के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, न मुझे कभी परवाह हुई थी। अब भी उसे सोता हुआ छोड़कर मैं इत्मीनान से अपना यूनिफॉर्म उठाकर कमरे से निकला और मामूल के मुताबिक होटल में पहुंचकर अपना काम करने लगा। अब मैं पहले की तरह थकन का शिकार नहीं होता था। मेरे अंदर अब सुकून भरा रहता था। शुरू में अकेले काम करने की वजह से ना मैं नींद पूरी कर पाता था, न थकन उतारने का मौका मिलता था, मगर अब मैं रात को जाकर उस लड़की से अपनी खिदमत करवा लेता और ख़ुद अपनी नींद भी खूब पूरी कर लेता। मुझे लगा था कि मेरा यही मामूल रहेगा और ये बात मेरे इर्द गिर्द कभी कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने उस छोटे से स्टोरनुमा कमरे में इतनी हसीन कम उम्र लड़की को छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मेरे ओसान तो तब ख़ता हुए जब एक रोज़ अचानक सुबह सुबह हमारे होटल में पुलिस पहुंच गई और होटल के मालिक से सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाने का कहा। होटल का मालिक परेशान से उनसे सवाल कर रहा था कि क्या हुआ है। पुलिस का होटल पे आना और सवालों जवाब करना लोगों को भी खटका रहा था। मैं पहले तो सिर्फ पुलिस को देखकर ही घबरा गया था, क्योंकि मेरे दिल में चोर था और मैं छुपकर एक गैरकानूनी काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे पुलिस मेरी तलाश में ही वहाँ आई है। शायद मेरा छुपकर कमरे में जाना और मेरे कमरे में किसी दूसरे फर्द की मौजूदगी सबको मुतवज्जो कर की होगी, तभी पुलिस को बुलाया गया है। मगर जब मैंने मालिक और पुलिस के दरमियान होती लंबी गुफ्तगू में किसी लड़की का जिक्र सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बेसाख्ता मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगा। पहली बार अरबी ज़ुबान सही से ना समझने पर मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं चाहकर भी पुलिस के आने का मकसद नहीं समझ पा रहा था। अभी मैं कान लगाकर बात सुनना चाह रहा था कि पुलिस ऑफिसर मालिक को अपने साथ चलने का कहते हुए बाहर निकला। मालिक, जो किचन में खाना बना रहा था, फौरन सर हिलाता पुलिस के साथ चल पड़ा। मेरे हाथ पैर कँपने लगे। वो अफरा तफरी मुझे बौखलाहट में मुब्तला कर रही थी। उस लड़की से अपनी ज़रूरत पूरी करते हुए मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब पुलिस सर पर खड़ी हो जाएगी और मैं उस लड़की को कहीं छुपा भी नहीं पाऊंगा। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि नाजायज़ कामों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ करता। मेरी पकड़ भी होने वाली थी। अगर सिक्योरिटी कैमरों की वीडियोस देखी जाती तो उस लड़की का उस होटल में आना और फिर अंदर ही अंदर गुम हो जाना भी पुलिस को नज़र आ जाता। मैं घबराया हुआ सा किचन के दरवाजे पर रुकता और फिर पुलिस वालों के घूरने पर डर कर वापस अंदर आ जाता। वहीं खाना बनाने वाले मर्द ने मुझे बेचैनी से बार बार दरवाजे की तरफ जाता देखा तो उसने मुझसे अचानक परेशानी की वजह पूछी। मैं उसके सवाल पर घबरा गया। वो अरबी मर्द था, मगर इंग्लिश अच्छे से जानता था और हम दोनों
इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। मैंने उससे पूछा कि पुलिस हमारे मालिक को क्यों ले गई है। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मुझे अपने मालिक की फ़िक्र सता रही है और मैं होटल की बदनामी की फ़िक्र में मुब्तला हो रहा हूँ। मेरे सवाल पर उस मर्द ने सर झटक कर लापरवाही से मुझे जो बताया वो मेरे सर पर पूरे होटल की छत गिरा गया था। मैं फटी फटी आंखों से उस मर्द को देख रहा था। उस मर्द ने मुझे बताया कि वो लड़की एक निहायत अमीर अरबी शेख की कमसन बीवी थी जो शादी के तीसरे दिन गायब हो गई थी और पिछले कई रोज से पुलिस उसको तलाश कर रही है। उस अरबी शेख ने पूरा शहर उलट कर रख दिया था। उसे हर हाल में अपनी बीवी चाहिए थी। मुझे अब समझ आ रही थी क्यों वो लड़की इतनी खूबसूरत और नरमो मुलायम जिल्द वाली थी और शहजादियों जैसी लगती थी। इसलिए तो उसके हुस्न से मारूब होकर मैंने उस लड़की को अपने पास छुपा कर रख लिया था। मुझे अपनी गर्दन फांसी के फंदे में फंसती हुई नजर आ रही थी। मैं बौखलाकर किचन से निकला मगर होटल में हर तरफ पुलिस फैली हुई थी। मैं हासबाख्तगी में ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था। मुझे पुलिस पकड़ लेती। मैं एक आम सा बंदा था। अगर पुलिस पकड़ लेती तो मेरा बचना मुश्किल हो जाता। मैं अपनी बदनीयती और लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठा था कि अब जितना पिछताता कम था। मैं उस होटल में फंसा खड़ा था और सामने सिक्योरिटी सिस्टम वाले कमरे से निकलकर पुलिस ऑफिसर ने अपने सिपाहियों को होटल की हर जगह छानने का कहा। पुलिस वाले तेजी से हर जगह फैल गए। यकीनन उन लोगों को लड़की के इसी होटल में मौजूद होने की खबर हो गई थी। मेरा रंग फक पड़ने लगा। मैं घबराकर बार बार पानी पीता और कभी चेहरे पर आता पसीना साफ करने लगता। मैं दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि इस बार पुलिस टल जाए तो मैं उस लड़की को आज़ाद कर दूंगा और दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से परहेज करूंगा। मगर अभी मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। तभी होटल के किसी कमरे में जब लड़की नहीं मिली तो होटल के मालिक ने अचानक पुलिस ऑफिसर को उस स्टोर का बताया जो होटल के पिछले हिस्से में था जहां मैं रहाइश पजीर था। होटल के मालिक ने बताया तो वो सब उस तरफ चल पड़े और मैं जो सोच रहा था कि पुलिस वाले मायूस होकर चले जाएंगे और मैं बच जाऊंगा, मगर अपने मालिक के बोलने पर बल खाकर रह गया। मेरा होटल से भागना भी मुमकिन नहीं था और अगर भाग जाता तो सबका शक यकीन में बदल जाता। सामने पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़ रहे थे और होटल का मालिक भी साथ था। वो लोग उसी तरफ जा रहे थे जहाँ स्टोर नुमा कमरा था और मेरी रहाइश थी। मेरा मालिक बहुत हासबाख्ता सा लग रहा था और मैं कपकपाता हुआ सा वहीं खड़ा रह गया क्योंकि मुझे पता था पुलिस मेरे कमरे से इस खूबसूरत कमसन लड़की को बरामद कर लेने के बाद मेरे पास ही आएगी और मैं जो हाल उस लड़की का कर चुका था इसके बाद शायद मेरी मौत तय थी। मैंने रश्क से होटल में काम करने वालों को देखा। वो सब इत्मीनान से पुलिस की आमद पर बातें कर रहे थे और मेरा हलक खुशक हुआ जा रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझे ही इज्जत रास नहीं आई। मैं गलियों में भूखा प्यासा मर जाता मगर मुझे इस होटल के मालिक ने रहने को जगह दी, खाना दिया। बदले में मैंने उसके होटल की बदनामी करवा दी और ख़ुद को भी इतने बड़े मामले में फंसा दिया। पाकिस्तानी लोगों पर अब वैसे भी कोई यकीन नहीं करता था। हर बार किसी न किसी ऐसे वैसे मामले में हमारा ही नाम आता था। मैं पाकिस्तान से जब सऊदी आया था तो मेरी तालीम और काबिलियत जिस पर मुझे फ़ख्र था चंद दिन में ही नाकारा हो गई। मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था कि न मुझे कोई काम मिला न नौकरी, और जो चंद रुपए थे वो भी इसी भागदौड़ में खर्च हो गए। बगैर काम काज के रहाइश का इंतज़ाम करना सऊदीया में बहुत महंगा था। मैं रोडों पे आ गया था और खाना पीना भी कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर मुझ पर ऐसा वक्त आया कि मैं भूख प्यास से निडाल मदीना की गलियों में घूमता रहा और मुझे तब लगा था कि मैं इन गलियों में घूमते हुए बेमौत मारा जाऊंगा। भीख मांगना या खैरात के पैसे लेना मेरी अना को गवारा नहीं था। मैं अच्छे घराने का लड़का था। वालिदैन की हादसाती मौत पर जब ख़ानदान वालों के बदलते रवैये महसूस किए तो मैं पाकिस्तान छोड़कर सऊदीया चला आया। मगर मुझे इन चंद दिनों ने ही बावर करवा दिया था कि मेरा फ़ैसला निहायत गलत था। तब उस होटल का मालिक ही था जिसने मुझे एक गली के कोने में निडाल पड़ा देखकर सहारा दिया। उसका होटल करीब ही था। वो मुझे होटल में ले गया और मुझे खाना देते हुए जाने क्या क्या बोलता रहा। मैं उसकी बात नहीं समझ पाया, मगर मैं 2 दिन की भूख के बाद मज़ीद खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से खाना खाने लगा। वो भी मुझे तरहम बड़ी नज़रों से देखता रहा और फिर उठकर अपना काम करने किचन में चला गया। खाना खाकर मैं फारिग हुआ तो मुझे मुफ्त खाना लेने पर शर्मिंदगी हुई। मैं बर्तन लेकर किचन में पहुंचा तो वहाँ जूठे बर्तनों का ढेर देखकर मैं बिना कुछ बोले वो बर्तन धोने लगा। मुझे होटल के मालिक ने बर्तन धोते देखा तो रोका नहीं। शायद वो भी समझ गया था कि मैं उसके एहसान का बदला उतारना चाहता हूँ। उसे तब मेरी खुददारी और मेहनत से काम करना अच्छा लगा तो उसने मुझे अपने पास काम पे रख लिया। ना वो उर्दू जानता था
ना मैं अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ था, इंग्लिश भी उसे सिर्फ चंद लफ्ज़ बोलने आते थे, मगर फिर भी हमारा गुजारा हो गया। उसका होटल नया था, इसलिए कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसने मुझे काम के बदले अपने होटल के एक स्टोरनुमा कमरे में रहने की जगह दे दी। उस कमरे में बहुत काठ कबाड़ पड़ा था, मगर मैंने उस कमरे की सफाई की और उसे रहने के काबिल बना दिया। मैं वहाँ रहने लगा और रोज़ाना फजर के वक्त ही जब मालिक आता, हम दोनों मिलकर काम करते। मेरे काम के बदले वो रोज़ाना 3 वक्त का खाना भी दे रहा था और मैं दरबदरी से बच गया था। मैंने उसका साथ दिया और तनख्वाह का मुतालबा कभी नहीं किया, मगर जब कारोबार कुछ बेहतर होने लगा तो वो मुझे बिना मांगे तनख्वाह भी देने लगा। उस होटल में रहते हुए मुझे कई माह गुजर गए। इस अरसे में मैं कुछ कुछ अरबी भी समझने लगा था और काम का आदी भी हो गया था। अपनी डिग्रियों को मैंने एक तरफ रख दिया और किसी अच्छी बेहतरीन नौकरी का ख्वाब छोड़ दिया। मैं रोज़ाना सारा दिन उस होटल में बर्तन धोता था। वो होटल का कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा था, जिसकी वजह से सारा दिन लोगों का रश लगा रहता और पूरा दिन खानों का ढेर तैयार होता था। यही वजह थी कि मेरा काम भी बढ़ता जा रहा था और मैं जूठे बर्तन धो धो कर अधमुआ हो जाता था। रात को जब होटल बंद हो जाता तो सबके जाने के बाद मुझे आखिर में फारिग हुए जूठे बर्तनों समेत वो बर्तन भी धोना पड़ते थे जिनमें खाने बनते रहते थे। ये काम मेरी हिम्मत से कहीं ज़्यादा हो चुका था और मेरा कोई मददगार भी ना था, मगर फिर भी मैं ये काम छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये काम भी मुझे होटल के मालिक ने तरस खा कर दिया था और उसके बदले ना सिर्फ मुझे होटल से ही मुफ्त खाना पीना मिल रहा था, बल्कि रहने के लिए एक छोटा सा स्टोरनुमा कमरा भी मिला हुआ था जहाँ मैं सुकून से रात बसर कर लेता और माहाना तनख्वाह भी मिल जाती। इसी लालच में मैं अपनी थकन की परवाह किए बगैर रोज़ाना काम कर रहा था और कभी किसी के सामने अपनी थकन का इजहार नहीं करता था। मुझे डर था सुस्ती दिखानी या नखरा करने पर मुझसे ये काम छीन ना लिया जाए। ऐसा होता तो मैं फिर से गलियों में भूखा फिरता। अब ये काम मेरा मामूल बन चुका था। मैं सारा दिन किचन में बर्तन धोता रहता और रात को सबके जाने के बाद बच जाने वाले बर्तन धोकर किचन भी साफ करता और तब रात देर में फारिग होकर मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता। फिर फजर के वक्त होटल का मालिक नमाज पढ़कर होटल में पहुंच जाता था और मुझे जगाकर अपने साथ होटल में ले जाता। एक रोज़ मैं अपने काम से फारिग होकर थका हारा रात को अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। दिन भर की थकावट इतनी होती थी कि मुझे बिस्तर पर सोते ही नींद आ जाती थी। उस रोज़ सोया तो फजर के करीब मुझे किसी नरम वजूद का अपने करीब एहसास हुआ। मैं नींद में था, मगर फिर भी मैंने वो लम्स महसूस कर लिया और करवट बदलते हुए मेरी आँख खुल गई। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था, मगर इस नीम अंधेरे में भी मुझे अपने बिल्कुल करीब किसी नरम वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ और मैं झटके से उठकर बैठ गया। मैंने बाजू लंबा करते हुए वहीं करीब दीवार पर लगे स्विच पर हाथ मारा और लाइट ऑन की। जब पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक निहायत खूबसूरत जवान लड़की मौजूद थी जो घबराकर मेरे बिस्तर से उतरकर ज़मीन पर बैठती मुझे देख रही थी, जबकि मैं अपने कमरे में इतनी हसीन लड़की को देखकर गुंग हो चुका था। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर उस लड़की ने दीवार के साथ लगते ही परेशानी से मुझे देखकर सर झुकाया तो मैं साकित सा रह गया। मेरे दिमाग में तेज़ी से सवालात उभर रहे थे। वो लड़की कौन थी और मेरे कमरे में कैसे पहुंची थी? न जाने उसका मकसद क्या था। अभी मैं उस लड़की से कोई सवाल करता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गया। यकीनन होटल का मालिक आ चुका था, क्योंकि फजर की अजानें कब की हो चुकी थी। मैं ख्वाब और हकीकत के दरमियान उलझ कर रह गया। वो लड़की मेरे बिस्तर पर मेरे करीब क्या कर रही थी? मेरे नींद से जागे दिमाग में उस लड़की का वजूद और उसके वहाँ होने का मकसद गडमड हो रहा था, क्योंकि दरवाज़ा ही रात को सोने से पहले बंद कर देता था और अब भी दरवाजे पर होती दस्तक पर मुझे पता चला कि दरवाज़ा अब भी बंद था, वो लॉक लगा हुआ था। मैंने जल्दी से कमरे से निकलकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। मैं जब तक खुद उस लड़की के बारे में सब जान ना लेता मालिक को कुछ नहीं बता सकता था। वो लड़की मुझे मशकूक लग रही थी। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की का किसी अनजान मर्द के कमरे में रात के वक्त खामखा आना बेवजह तो नहीं हो सकता था। मैंने करीबी मस्जिद में जाकर वुज़ू किया। नमाज अदा करके मैं होटल में वापस पहुंच गया। होटल का मालिक नाश्ता बना रहा था। मैंने सफाई करना शुरू कर दी। मालिक ने मुझे देखते हुए गहरा सांस भरा और अरबी में बोलने लगा कि अब तुम्हारा काम बढ़ चुका है, हमें कोई सफाई के लिए मुलाजिम रख लेना चाहिए। मुझे इसके साथ रहते हुए अब टूटी फूटी अरबी समझ आने लगी थी। अलबत्ता मैं अभी अरबी ठीक से बोल नहीं पाता था। मेरा मालिक बोल रहा था कि शुरू में उसका कारोबार ठीक नहीं था, इसलिए उसने स्टाफ कम रखा, मगर अब उसका काम बहुत चल निकला।
اور وہ مددگار بھی بنانا چاہتا ہے۔ وہ میرا شکر گزار ہو رہا تھا کہ میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا، جبکہ میرا دماغ تو اس لڑکی پر جمع ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو کمرے میں بند کر آیا تھا تاکہ بعد میں جا کر اس سے سوال کروں اور پوچھوں کہ وہ میرے کمرے میں کیسے پہنچی، مگر جب میں یہ سوچتا کہ بند دروازے کے باوجود وہ لڑکی کمرے میں موجود تھی تو پھر وہ شاید کوئی بدروح تھی یا جن بوت ہو سکتی تھی۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے ایسی باتیں سوچنے لگا تھا جن کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ پورا دن کام کے دوران میں اسی لڑکی کو سوچتا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکی نہ جانے کب سے بھوکی ہوگی اور اب کس حال میں پڑی ہوگی۔ میں غائب دماغی سے کام کرتا رہا، اور جب شام ہوئی تو سب کے جاتے ہی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر میں کمرے کی طرف بھاگا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں لڑکی غائب نہ ہو چکی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے جھٹکا لگا، وہ لڑکی زمین پر گری پڑی تھی۔ میں نے ہاس باختگی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو سنبھالا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس لڑکی کو ہاتھ لگانے پر میری کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ میں مرد تھا، اکیلے میں ایک اتنی خوبصورت لڑکی کا اپنے قریب ہونا میرا ایمان ڈگمگا رہا تھا، مگر وہ لڑکی شاید بھوک یا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے بستر پر لٹانے کے بعد بھی کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں نے جھجک کر اس کا نازک ملائم سا ہاتھ پکڑا، پھر ڈر کر چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور اس کے ہاتھ بھی نہایت خوبصورت اور شفاف تھے، جیسے ان ہاتھوں سے کبھی اس نے کوئی محنت طلب کام نہ کیا ہو۔ اس لڑکی کی نزاکت اور خوبصورتی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ لڑکی مسلسل پانی چہرے پر پھینکنے سے کسمسا کر ہوش میں آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو خوف زدہ سی مجھ سے دور ہوئی۔ اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میں مزید الجھ گیا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی دور ہوئی تھی تو میرے کمرے میں کیوں آئی تھی، اور کون تھی آخر وہ لڑکی؟ مجھے لگا وہ عربی لڑکی ہے، اس لیے میں نے بمشکل ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس سے کہا کہ وہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیسے آئی تھی۔ لیکن اگلے لمحے جب اس لڑکی نے مجھے آہستگی سے جواب دیا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور بولی کہ میں اس جگہ سے انجان ہوں، میری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے پناہ چاہیے۔ وہ اتنا بول کر چپ ہو گئی، رونے لگی۔ اسے لگا کہ میں اس کی بات نہیں سمجھ پاؤں گا، مگر میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جب سوال کیا کہ تم میرے کمرے میں کیسے آئی، یہ تو اندر سے بند تھا۔ میرے اردو بولنے پر وہ لڑکی چونک گئی اور پھر اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں کل شام اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی جب مجھے ایک ہوٹل نظر آیا۔ اس ہوٹل میں آئی تو اتنے لوگ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں اس ملک میں کچھ روز پہلے آئی ہوں، اس لیے مجھے یہاں کی زبان نہیں آتی۔ اس نے کچھ جھجک کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں چھپنے کے لیے اس جگہ آئی تو یہ کمرہ کھلا ہوا نظر آیا، میں اس میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی تھکی ہوئی اور مسلسل بھاگنے کی وجہ سے وہ فرش پر ہی سو گئی تھی۔ میں رات کو کھانا کھا کر جب کمرے میں آتا تھا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بستر پر سو جاتا تھا۔ فرش پر پڑے رہنے سے جب لڑکی کے جسم میں درد ہوا تو فجر کے قریب اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ وہ میری موجودگی سے انجان تھی اور نیند میں سمجھ نہیں پائی، مگر اس کے قریب سونے پر میں نیند سے جاگ گیا۔ تب اس لڑکی کی ادھوری باتوں پر میں نے توجہ نہیں دی۔ مجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ وہ لڑکی کیوں ڈری ہوئی تھی اور اس کی عزت یا جان کو کس سے خطرہ تھا۔ میں تو بس اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہاس کھو بیٹھا تھا اور اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ ایسی حسین لڑکی بیٹھے بٹھائے مجھے مل گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پناہ مانگی تو میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور کچھ دن بعد جب اس لڑکی نے وہاں سے جانا چاہا تو میں نہیں مانا اور روزانہ اسے اپنے کمرے میں قید رکھنے لگا۔ اب پولیس کو دیکھ کر میری ساری پسندیدگی باپ بن گئی تھی اور میں دعا گو تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی پولیس کی نظروں سے بچ جائے۔ لیکن اگلے چند لمحوں میں ہی میری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور میرے کمرے سے جب پولیس نکلی تو وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میرا مالک مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ لڑکی میرے پاس کیوں رہ رہی ہے، تو میں شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ ہوٹل کا سارا سٹاف جمع ہو چکا تھا۔ پولیس افسر تیزی سے بول رہا تھا، تب مجھے اسی کھانا بنانے والے مرد نے حیرت سے دیکھا اور مجھے پولیس کی بات انگلش میں بتائی تو میں پتھرا گیا۔ وہ بولا کہ یہ لڑکی اپنے سوتیلے باپ کا قتل کر کے بھاگی ہے اور تمہارے پاس آ کر رہنے لگی ہے، اس لیے اب پولیس والوں کا ماننا ہے کہ تم اس کے ساتھی ہو۔ میرا دماغ بک سے اڑ گیا۔ میرا مالک میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بوکھلا کر ان سب کو وضاحت دینا چاہی، مگر اس معاملے کی تفتیش کے لیے پولیس والے مجھے اور میرے مالک کو بھی اس لڑکی کے ساتھ تھانے لے گئے۔ میرا مالک خفی سے رخ موڑے بیٹھا ہوا تھا۔
میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اسے الگ گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ میرے دماغ میں اب اس کے جملے گونج رہے تھے جب اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگی ہے۔ وہ اپنا مجرم جانتی تھی، اس لیے میری قید میں خاموشی سے پڑی رہی اور بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ معصوم سی لڑکی اتنا بڑا جرم کر کے بھاگی تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے تو میں نے لڑکی سے سامنا ہوتے ہی اس سے سوال کیا کہ اس نے مجھے اپنے قتل کا کیوں نہیں بتایا۔ پولیس والے ہمیں بولنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ لڑکی بدحال سی کھڑی تھی، تب اچانک وہ روتے ہوئے زمین پر گر گئی اور چیخ چیخ کر بولنے لگی۔ کوئی اس کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس لیے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ میں اس کے الفاظ سن کر ساکت کھڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیسا ظلم ہوا تھا اس پر۔ میں نے پولیس والوں کو اس کی بات سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگے کہ میرا لڑکی سے کیا رشتہ ہے۔ میرا مالک بھی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے عربی زبان کا سہارا لے کر ان سب کو سچ بتایا کہ وہ لڑکی صرف میرے پاس پناہ کے لیے آئی تھی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ وہ پاکستان سے تھی، اس لیے میں نے اسے پناہ دے دی۔ میری اس بات میں 90% سچائی تھی، بس میں یہ نہیں بتا پایا کہ کچھ میں اس کی خوبصورتی سے بھی محروم ہوا تھا، اس لیے انکار نہیں کر پایا۔ میرا مالک مجھے ڈانٹنے لگا کہ مجھے پولیس کو خبر دینی چاہیے تھی۔ میں اسے خاموشی سے اپنے پاس رکھے رہا جبکہ وہ میری نامحرم تھی۔ میں نے مالک کے گھورنے پر شرمندگی سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کی اصل وجہ بھی بتا دی۔ میں نے بتایا کہ مجھے وہ لڑکی اچھی لگی تھی اور وہ میری مدد کر رہی تھی۔ ہوٹل کا اتنا سارا کام اکیلے کر کے میں تھک جاتا تھا، اس لیے رات کو سب کے جاتے ہی میں اس لڑکی سے بقیہ برتن دھلواتا تھا اور وہ میرے حصے کی صفائی بھی کرتی تھی۔ میں نہایت بے حسی سے وہ کام لیتا رہا اور بدلے میں اسے کھانا اور رہائش دیے رہا۔ گو کہ میرا ارادہ تھا کہ کچھ وقت بعد حالات سنبھلنے پر میں اپنی باقاعدہ رہائش کا انتظام کروں گا تو لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اتنی خوبصورت اور بند زبان رکھ کر خدمت کرنے والی بیوی سے کون انکار کرتا؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں اپنا کام اس لڑکی سے کروا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور پکڑے جانے پر مجھے سزا دی جاتی، مگر مجھے لگا تھا سچ آخر تک چھپا رہے گا۔ میری منتوں پر میرے مالک نے میری طرف سے گارنٹی دی۔ یہ سچ تھا کہ وہ مجھے بہت وقت سے جانتا تھا اور میں نے کبھی کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی۔ مالک کی گارنٹی دینے پر مجھ پر جرمانہ عائد ہوا اور مجھے جرمانہ وصول کر کے چھوڑ دیا، مگر میں نے آنے سے پہلے پولیس والوں کو اس لڑکی کا مسئلہ بتانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی رو کر سب سے بول رہی تھی کہ وہ یتیم لڑکی ہے جس کے چچا نے زبردستی اس کا نکاح بوڑھے شیخ سے کروا کر پیسہ وصول کیا اور اسے پاکستان بلوا کر شیخ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ یہاں آئی تو شیخ کے بیٹے کی نیت خراب ہو گئی اور باپ کی غیر موجودگی میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکی نے اس پر حملہ کر دیا اور خود وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ رو رہی تھی کہ اس کا قصور نہیں، اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بتانے پر پولیس نے مجھے ٹال دیا کیونکہ میں عربی جانتا نہیں تھا۔ نہ جانے میں اپنی بات ان کو سمجھا بھی پایا تھا یا نہیں، ورنہ اس کیس کا آسان حل تھا۔ عزت کی خاطر قتل کرنے پر عورت کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ میں خود تو آزاد ہو کر آ گیا تھا اور جو جرمانہ مالک نے ادا کیا تھا اس کے بدلے پورا 1 سال مجھے بغیر تنہا کے گدھے کی طرح کام کرنا پڑا، لیکن میں جو کر چکا تھا اس پر یہ بھی کم لگا۔ مجھے آج بھی اس لڑکی کا خیال آتا ہے تو دل دکھنے لگتا ہے۔ وہ بدقسمت لڑکی باپ کی موت کے بعد زمانے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے چچا نے بھی اسے استعمال کیا اور ستیلے بیٹے نے بھی اسے کمزور سمجھ کر اسے قابو کرنا چاہا۔ اپنے دفاع کے لیے وہ میرے پاس آئی تو میں نے بھی اس کی پریشانی پوچھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے اس مظلوم لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور پھر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، نہ میرے مالک کی طرح کوئی اس کی گارنٹی دینے والا تھا اور نہ جانے وہ شیخ سچ جان کر بھی اپنے بیٹے کا خون معاف کرنے والا تھا یا نہیں۔ میں آج تک اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا اور آج تک میں خود کو اکثر ملامت کرتا رہتا ہوں، مگر اب شاید فائدہ نہیں ہے۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ روزانہ ایک سچی اور سبق کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔